हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एज यू लाइक इट, जो कि शेक्सपियर की बहुत ही फेमस रोमांटिक कॉमेडी है। शेक्सपियर महानतम इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं, तो हर युग में महान हैं क्योंकि वे अपनी ह्यूमैनिटी के कारण कैरेक्टर्स का बहुत अच्छा चित्रण करते हैं, बहुत फोर्सफुल भाषा का प्रयोग करते हैं और उन भावनाओं की बात करते हैं जो यूनिवर्सल है। एज यू लाइक इट थॉमस लॉज के पेस्टोरल रोमांस रोज़ेलिंड यूफिसियस गोल्डन लीगेसी से लिया गया है। लॉज ने खुद द टेल ऑफ गैनीमेड, जो मध्ययुगीन पोएम थी, में से ली गई है। लॉज के रोमांस में राजा को अपना सिंहासन तब मिलता है जब सिंहासन को हड़पने वाला मर जाता है, लेकिन यहाँ ड्यूक में धार्मिक परिवर्तन आता है और वो अपना सिंहासन वापस कर देता है। माना जाता है कि एज यू लाइक इट करीब 1598 से 1600 के बीच में लिखा गया, लेकिन फोलियो में पहली बार ये आया 1623 में। इसमें 5 एक्ट्स हैं। मेन प्लॉट है रोज़ेलिंड और ऑरलैंडो की लव स्टोरी। सब प्लॉट्स हैं लव स्टोरी ऑफ सीलिया एंड ओलिवर, लव स्टोरी ऑफ फीबी एंड सिल्वियस, और फिर आती है फोर्थ कपल में हम आते हैं टचस्टोन एंड ऑड्री, उनकी लव स्टोरी। माइनर सब प्लॉट्स में है भाइयों की दुश्मनी और फिर पश्चाताप। ओलिवर अपने भाई ऑरलैंडो को हेट करता है, लेकिन भाई ऑरलैंडो फिर भी उसको शेरनी से बचाता है। ड्यूक फ्रेडरिक, वो भी अपने भाई ड्यूक सीनियर को नफरत करता है और ड्यूकडम पर कब्जा कर लेता है। एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति से मिलता है ड्यूक फ्रेडरिक और फिर ड्यूकडम वापस कर देता है। हम यदि ड्रामेटिक पर्सोना देखें तो ड्यूक सीनियर जो निर्वासित किया जाता है ड्यूक फ्रेडरिक द्वारा। ड्यूक फ्रेडरिक भाई है, लेकिन ड्यूक सीनियर के डोमिनियंस पर उसने कब्जा कर लिया है। एमीन्स और जेक्स निर्वासित ड्यूक के लॉर्ड अटेंडेंट्स थे। लीबियो ड्यूक फ्रेडरिक का दरबारी, चार्ल्स फ्रेडरिक का रेसलर जो ऑरलैंडो के साथ कुश्ती करता है। ओलिवर, ऑरलैंडो और जेक्स ये सर रोलैंड डी बॉयज के बेटे हैं, जो ड्यूक सीनियर के बहुत ज्यादा वफादार थे और अब उनकी डेथ हो गई है। और उन्होंने ओलिवर से ये कहा था कि तुम अपने भाइयों की केयर करना। एडम और डेनिस सर्वेंट्स टू ओलिवर। टचस्टोन जो क्लाउन है वो रोज़ेलिंड और सीलिया के साथ गार्डन ऑफ ईडन में जाता है। सर ओलिवर मार्टेक्स्ट वाइसर हैं। कॉरिन सिल्वियस शेफर्ड्स हैं। विलियम कंट्री फेलो है और उसको प्यार हो जाता है ऑड्री के साथ। रोज़ेलिंड डॉटर ऑफ द बैनिश्ड ड्यूक सीनियर। सीलिया ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है, लेकिन दोनों कजन्स आपस में बहुत प्यार करती हैं। फीबी शेफर्डेस, ऑड्री कंट्री गर्ल, और लॉर्ड पेजेस अटेंडेंट, बहुत सारे और कैरेक्टर्स हैं। ये रोमांटिक कॉमेडी है। हीरोइन हमारी रोज़ेलिंड है जो कि बैनिश्ड ड्यूक की बेटी है, और ये रोमांटिक इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए एंड में 4 कपल्स की शादी भी होती है। रोज़ेलिंड रोमांटिक है लेकिन रियलिस्टिक भी है, वार्म हार्टेड है, व्यंग करने वाली है और वाकपटु है, और वो डिस्गाइज करती है गैनीमेड के रूप में। ऑरलैंडो एलिजाबेथ पीरियड का एक प्रेमी को रिप्रेजेंट करता है। टचस्टोन वेलकम स्पीच देता है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब
सिर्फ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जो अपना रोल प्ले करने आते हैं। ये आइडिया अक्सर शेक्सपियर देते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस में एंटोनियो भी ऐसी ही बात बोलता है। इसका टाइटल हम यदि देखते हैं, लॉज ने रोज़लिंड में प्रीफेस में लिखा था, इफ यू लाइक इट सो एंड yet I will be yours in duty, if you will be mine in favor। इसमें फॉरेस्ट लाइफ है, दुख के समय सुख की अनुभूति होती है। नाटक एपिलोग में लिखा है, टाइटल को दर्शाता है, I charge you, O woman, for the love you bear to men, to like as much of this play as you please, and I charge you, man, for the love you bear to women। पुरुषों से कहा जाता है कि यदि आप महिलाओं से प्रेम करते हैं, और महिलाओं से कहा जाता है कि यदि आप पुरुषों से प्रेम करती हैं तो इस प्यारे से प्ले को लाइक करिएगा। इसलिए बहुत सारे थीम्स होने के कारण से शेक्सपियर ने लोगों पर छोड़ दिया, एज यू लाइक इट, जैसा टाइटल आपको पसंद हो, जो इसको आप समझे समझ सकते हैं। ट्वेल्थ नाइट में भी सब टाइटल है, व्हाट यू विल। यदि हम इसकी समरी देखें तो नाटक का प्रारंभ दो समान क्रियाओं से होता है। ये क्रियाएं मुख्य रूप से एक सी हैं, लेकिन जब हम विस्तार में जाते हैं तो इनका अंतर स्पष्ट हो जाता है। असली ड्यूक अपने छोटे भाई ड्यूक फ्रेडरिक द्वारा निर्वासित कर दिया जाता है। उसके समस्त अधिकार वह स्वयं हड़प लेता है। व्यक्तिगत जीवन की कहानी में भी छोटा भाई, जिसका नाम ऑरलैंडो था, अपने बड़े भाई ओलिवर से अलग हो जाता है क्योंकि उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। ओलिवर के हृदय में ऑरलैंडो के प्रति ईर्ष्या के कारण गहरी घृणा पैदा हो जाती है, क्योंकि वह बहादुर था, शक्तिशाली था, सुंदर था। एक दिन ऑरलैंडो भाई से कहता है कि या तो उसे अच्छा पालन पोषण दे, नहीं तो पिता रोलैंडी बॉयज की संपत्ति में से उसकी वसीयत के अनुसार उसका हिस्सा दे दे। उसे उन दोनों के बीच में संपत्ति में झगड़ा हो जाता है। छोटा भाई ओलिवर को धमकी देता है। ओलिवर ऑरलैंडो को धन देने का वादा करता है, पर मन ही मन वह निश्चय कर लेता है कि वह धोखा देकर उससे छुटकारा पालेगा। इधर देश को हड़पने वाले ड्यूक फ्रेडरिक ने देश के लोगों को व्यस्त रखने के लिए एक मल्ल युद्ध का आयोजन किया। ओलिवर ऑरलैंडो को इस युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है और उससे कहता है कि वह चार्ल्स के साथ युद्ध करे, क्योंकि चार्ल्स भी उसको उकसाता है, जो ड्यूक के दरबार का मुख्य पहलवान है। चार्ल्स दरअसल में बहुत लोगों को हरा चुका है। ओलिवर चाहता है कि उसका भाई मर जाए ताकि उसको प्रॉपर्टी ना देनी पड़े। ओलिवर ऑरलैंडो के इस युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है, उसे कहता है कि वह चार्ल्स के साथ युद्ध करे। वह चार्ल्स को भी उकसाता है, जो ड्यूक के दरबार का मुख्य पहलवान है। वह उस चैंपियन से कहता है कि वह ऑरलैंडो की गर्दन तोड़ दे। मल्ल युद्ध दूसरे दिन होता है। ओलिवर दर्शकों के सम्मुख उपस्थित होता है। ड्यूक भी वहां पर उपस्थित है। उस युवा पुरुष के सौंदर्य से ड्यूक इतना प्रभावित होता है कि वह अपनी पुत्री सीलिया और भतीजी रोज़लिंड से कहता है कि उस युवा पुरुष को मल्ल युद्ध में भाग लेने से रोकें। ड्यूक ये भली प्रकार जानता है कि पेशेवर योद्धा के समक्ष ऑरलैंडो टिक नहीं पाएगा। प्रथम दर्शन में ऑरलैंडो को रोज़लिंड से प्यार हो जाता है और ये रोमांटिक कॉमेडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, लव एट फर्स्ट साइट। अब अपनी प्रेमिका के समक्ष इस मल्ल युद्ध को छोड़ने में स्वयं को असमर्थ पाता है। मल्ल युद्ध प्रारंभ होता है। दर्शकों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि इस युद्ध में ऑरलैंडो विजयी हो जाता है, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि अब उसके लिए खतरा और बढ़ गया। राज्य हड़प लेने वाले ड्यूक को यह पता लगता है कि ऑरलैंडो निर्वासित ड्यूक के बूढ़े समर्थक रोलैंडी बॉयज का बच्चा है। इस कारण विजयी व्यक्ति को बिना पारितोषिक दिए वह कोर्ट से भेज दिया जाता है। रोज़लिंड और सीलिया को इससे धक्का लगता है। रोज़लिंड अपने गले में से चेन उतारकर ऑरलैंडो को दे देती है और ये पहला गिफ्ट है लव के लिए।
ड्यूक फ्रेडरिक के हृदय में रोज़लैंड के प्रति दुर्भावना पैदा हो जाती है। सीलिया और रोज़लैंड ऑरलैंडो के बारे में बातचीत कर रही थी। उसी समय ड्यूक फ्रेडरिक कमरे में आ जाता है और गुस्से में देखता हुआ यह आदेश देता है कि रोज़लैंड से कहता है कि वहां से तुरंत चली जाए। रोज़लैंड और सीलिया एक दूसरे से बहुत प्रेम करती हैं, एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती। सीलिया अपने पिताजी से बहुत कहने की कोशिश करती है, लेकिन ड्यूक फ्रेडरिक मानते नहीं हैं। वे उसी रात टचस्टोन के साथ चली जाती हैं और ये टचस्टोन दरबार का जोकर है, विदूषक है। रोज़लैंड अपना नाम गैनीवीड रख लेती है और सीलिया अपना नाम एलाइना रखकर चली जाती है। ऑरलैंडो को बूढ़े और विश्वासपत्र सेवक एडम से पता चलता है कि उसका दुष्ट भाई उसके चैम्बर में उसी रात को आग लगाकर उसे मार देना चाहता है। इस कारण उसे अपने पिता का घर छोड़कर एडम के साथ चला जाना चाहिए। संयोग से वह भी उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिस डायरेक्शन में दोनों लड़कियां गई थी। वे सब आर्डन के जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर निर्वासित ड्यूक तथा उनके साथी आराम से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस जंगल में हमें रोज़लैंड और सीलिया भी मिल जाती हैं, जो एक शेपर्ड के घर में विश्राम कर रही थी। ऑरलैंडो बिना ये जाने हुए कि वे कौन है उनसे मिलता है। वह रोज़लैंड को अपने प्रेम की असफलता और निराशा का रहस्य बतलाता है। वह उसे वादा करती है कि यदि वह उसके पास उसे रोज़लैंड मानकर प्रतिदिन आएगा तो वह उसका प्यार उसे वापस दिला देगी। ऑरलैंडो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। इस छोटे से कार्य से उसका इलाज हो जाएगा। वह प्रतिदिन उसके पास जाता है और उनका प्रेम दिन ब दिन बढ़ता जाता है। ऑरलैंडो निर्वासित ड्यूक के साथ रह रहा था। वह उसे पहचान लेता है कि उसके स्वामी भक्त सेवक रोलैंडी बॉयज का ही बेटा है। ऑरलैंडो के भाई को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबरन शक्ति प्राप्त कर लेने वाला ड्यूक उसे कहता है कि वह अपने भाई ऑरलैंडो को उपस्थित करे। इस कार्य में सफल रहने पर उसे उसकी सभी संपत्ति से अलग कर दिया जाता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है। ओलिवर भी उसी जंगल में पहुंच जाता है। रास्ते में जब वह भूखा पड़ा सो रहा था, संयोग से उसी समय एक सांप और एक शेरनी ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसको बचाता है ऑरलैंडो, उसका भाई जिसे उसने मारने की कोशिश की थी। लज्जा और पश्चाताप के भाव उसके चेहरे पर झलकते हैं। उसको अपने व्यवहार पर पछतावा होता है। उसके आंसू बहने लगते हैं और वह अपने भाई से क्षमा मांगता है कि उसने जो दुख दिए उसके लिए वह क्षमा मांगता है। ऑरलैंडो भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। वह उसे एकदम से क्षमा कर देता है। दोनों गले मिलते हैं। उस समय ओलिवर अपने भाई के सच्चे प्यार के अनुरूप मिलता है। शेरनी से लड़ते समय ऑरलैंडो घायल हो गया था। उसका रुमाल खून से लथपथ है। वह इतना कमजोर हो गया है कि गैनीमीड के पास जाने में स्वयं को असमर्थ पाता है। इस कारण अपने भाई से प्रार्थना करता है कि वह गैनीमीड के पास जाकर उस दुर्घटना की सूचना दे कि उसके साथ क्या घटित हो गया है। वह वहां जाकर गैनीमीड और एलाइना को बतलाता है किस प्रकार से ऑरलैंडो ने उसके जीवन की रक्षा की और किस प्रकार उसने पहले निर्दयतापूर्ण उससे व्यवहार किया था। वह उन्हें यह भी बताता है कि ओलिवर और ऑरलैंडो आपस में समझौता कर चुके हैं। ओलिवर को अपनी गलती का पछतावा है और वह इसके लिए सच्चे दिल से दुख प्रकट करता है। इससे एलाइना का दयालु हृदय द्रवित हो उठता है और वह इतनी भावुक हो जाती है कि उससे प्यार करने लगती है। ओलिवर को भी एलाइना से प्रेम हो जाता है, लेकिन जब प्रेम चुपचाप एलाइना और ओलिवर के हृदय में प्रवेश कर रहा था, उस समय वह गैनीमीड की ओर से उदासीन नहीं है। वह उसके काम में भी व्यस्त है। उस खतरे की बात सुनकर जिसमें ऑरलैंडो फंस गया था, वह अचेत हो जाती है। जब वह ठीक होती है और होश में आती है, वह ये बहाना करती है कि उसने स्वयं को रोज़लैंड मानकर ये नाटक किया था। ओलिवर ऑरलैंडो के पास आ जाता है। वह अपने भाई को बतलाता है कि वह एलाइना से कितना प्रेम करने लग गया है। वह कहती है कि उसकी ओर से भी उसे प्रेम का यही प्रत्युत्तर मिला है। यद्यपि ये उन दोनों के साक्षात्कार का प्रथम अवसर ही था, लव एट फर्स्ट साइट। वह अपने भाई से बात करता है कि
कि वह एलाइना से विवाह करेगा और इसी जंगल में रहेगा। वह अपनी एस्टेट तथा घर जिसे वह पीछे छोड़कर आया है वह ऑरलैंडो को दे देगा। दूसरे दिन विवाह होना निश्चित होता है। ड्यूक और ऑरलैंडो इसको समर्थन दे देते हैं। गैनीमेड भी उससे वादा करता है कि वह जादुई कृष्ण में से उसकी प्रेमिका रोज़लैंड को वापस ला देगा। तब शायद वह भी उससे उसी तरह विवाह कर सकेगा जब उसका भाई एलाइना से विवाह करेगा। सभी लोग ड्यूक के समक्ष उपस्थित होते हैं। जब सब लोग उसे अपने असली रूप में देखते हैं तो उसके पिता को बहुत खुशी होती है और अन्य सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अन्य दूसरे दो जोड़े फीबी और सिल्वियस तथा टचस्टोन और ऑड्री का भी उसी दिन विवाह हो जाता है। इस तरीके से 4 विवाह एक साथ होते हैं। जैसे ही वे विवाह करने जा रहे थे उसी समय ऑरलैंडो का दूसरा भाई जेक्स डी बॉयज भी वहां आ जाता है और बतलाता है कि जबरदस्ती शक्ति से राज्य हड़प करने वाले ड्यूक जो उसका भाई है अपनी फौज के साथ उनके पास आ रहा है। वह रास्ते में एक साधु से मिलता है। उससे मिलने के बाद वह अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर पछतावा करता है। अतः वह अपने बड़े भाई के लिए राज्य का त्याग कर देना चाहता है। ये खुशी की सूचना उपयुक्त समय पर आती है। इसे राजकुमारी के विवाह की खुशी और बढ़ जाती है। ड्यूक के लिए उपयुक्त और अच्छा अवसर है जब वह अपने उन मित्रों, साथियों और अनुयायियों को पारितोषिक दे सकता है जिन्होंने निर्वासन के समय उसका साथ दिया। उसके ये सच्चे अनुयायी यद्यपि इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति का सामना धैर्यपूर्वक कर रहे थे, फिर भी महलों में वापस लौटने में उन्हें विशेष खुशी हो रही थी क्योंकि उन्हें अब अपने सच्चे ड्यूक के साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने का अवसर मिल सकता है। इस तरीके से रोमांटिक कॉमेडी की हैप्पी एंडिंग होती है। जो कुछ खोया वो वापस पा लेते हैं। अब हम इसके थीम्स की बात करेंगे। लव, डेथ, एम्बिशन, पावर, फेट एंड फ्री विल। 4 कपल्स हैं जिनको प्यार हो जाता है। एम्बिशन है जिसके कारण से ओलिवर और ड्यूक फ्रेडरिक अपने भाइयों की संपत्ति छीनते हैं और इस तरीके से सब कुछ एंड भी हो जाता है। डिसेप्शन, डिस्गाइज, जेंडर रोल्स, रोमांटिक, लव जिसमें 4 कपल्स एक साथ मैरिज करते हैं। एक तरफ कंट्री लाइफ है, गार्डन ऑफ ईडन है, वहां नेचर है, दूसरी तरफ सिटी लाइफ है। लव एंड राइवलरी बिटवीन रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के बीच में प्यार भी है, राइवलरी भी है और फूल्स हैं, उनके फुलिशनेस को हम देखते हैं, एंजॉय करते हैं। फॉरेस्ट जो है सिंबॉलिक है एटीट्यूड ऑफ रोमांटिक कॉमेडी का। लाइट हार्टेड ह्यूमर है इसमें, चीयरफुलनेस है, चाहे दुख हो उसके अंदर भी हमें खुश रहना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी खुशहाली दिखाई गई है। ड्यूक सीनियर बैनिश्ड है, रोज़लैंड अकेली बेटी उनके साथ नहीं है, ऑरलैंडो ओलिवर की वजह से गार्डन ऑफ ईडन में है, इसलिए ये पेस्टोरल कॉमेडी भी है। सेटिंग गार्डन ऑफ ईडन में काफी हद तक है, काफी कैरेक्टर्स रूरल बैकग्राउंड से हैं, इसलिए हम देखते हैं कि ये पेस्टोरल कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी है। बहुत हैप्पी एंडिंग होता है, 4 कपल्स की मैरिज होती है और ड्यूक फ्रेडरिक अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को अपनी प्रॉपर्टी वापस दे देता है। इसी तरह से ओलिवर भी जंगल में रहने को तैयार है और ऑरलैंडो को उसका हक वापस दे देता है। ये पश्चाताप भी है, इसलिए बहुत ही खूबसूरत ये रोमांटिक कॉमेडी हैप्पी एंडिंग के साथ ऑडियंस के लिए एज यू लाइक इट।